बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर गैस का पार्ट 11 करने जा रहे हैं हम। पार्ट 11 और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह। पेज नंबर 96 खोल लीजिए। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस ये टॉपिक है। इसके अंदर हम जो है वो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद जूल थॉमसन इफ़ेक्ट हम इसको देखेंगे। उसके बाद लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस इस प्रोसीजर को समझेंगे। और उसके बाद लिक्विड एयर और उसके यूजेस जो है इसको हम इसके अंदर देखेंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। जो एंट्री टेस्ट है ना, और इसके अलावा आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के सिलसिले में, आप सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, उनमें साइंस का पोर्शन आता है, एमसीक्यूज़ होते हैं या एंट्री टेस्ट होते हैं। किसी भी किस्म का टेस्ट, ये वो वाले टॉपिक होते हैं जो आपको या तो उठा देते हैं या गिरा देते हैं। ये बात आप मेरी सुन लीजिए क्लियरली। बच्चे भागते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ बहुत ज़्यादा, हमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है भाई। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं ना, ये आपको या तो कामयाब कर देते हैं या फिर ये आपको नाकाम कर देते हैं। ये बात आप मेरी क्लियरली सुन लीजिए, ठीक है? तो तवज्जो यहाँ पे रखें। जो बच्चे चैलेंजिंग है, डेयरिंग है ना, वो तो मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं यार ये समझो, नहीं तो एंट्री टेस्ट आगे आ रहा है, बोर्ड के पेपर तो किसी ना किसी तरह निकल ही जाएंगे, परसेंटेज तो अच्छी हो ही जाएगी, लेकिन एंट्री टेस्ट जो है वो हमारा उसमें है मुकाबला। तो कोई चीज़ मैं इसीलिए छोड़ता नहीं हूँ, पेज नंबर भी आपको बताता हूँ, टॉपिक भी आपको बताता हूँ। अब ज़रा आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपसे पानी की अगर बात की जाए कि पानी भाई अगर बॉयल करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, और बॉयलिंग से होता क्या है? बॉयलिंग ऑफ वाटर, बॉयलिंग ऑफ वाटर, इसमें क्या होगा? एक बीकर है, आप इसमें पानी लेंगे, ठीक है, और उसके बाद नीचे जो है आप इसको हीट देंगे, यही करेंगे ना। हीट देने से क्या होगा? टेम्परेचर, हीट का ताल्लुक टेम्परेचर से है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। हीट देने से पहले इस पानी का कोई मौजूदा टेम्परेचर भी होगा। सपोज़ करते हैं इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है करंट टेम्परेचर। हर चीज़ों का करंट टेम्परेचर होता है, ये बात याद रखिएगा, करंट टेम्परेचर इसका। अब जैसे ही आपने हीट दी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे 100 होगा उसके बाद क्या होगा? बॉयलिंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि बॉयलिंग ऑफ वाटर के अंदर क्या होगा? कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन ऑफ फेज़, कन्वर्जन ऑफ फेज़, यानी कि कन्वर्जन ऑफ स्टेट। एक स्टेट मैटर की दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये लिक्विड से गैशियस स्टेट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। यही होगा, यही होगा ना। इसको हम कहते हैं फेज़ चेंज, यानी कि मैटर का अपनी स्टेट को बदल लेना। तो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम शुरू हो जाएगा, बॉयलिंग शुरू हो जाएगी, कन्वर्जन ऑफ फेज़, यानी कि लिक्विड से गैस में, गैशियस स्टेट के अंदर ये तब्दीली शुरू हो जाएगी, जिनको हम कहते हैं वेपर्स, वाटर वेपर्स। ये वेपर बहुत सारी किस्मों के होते हैं, ठीक है, तो हम इनको कहेंगे, क्योंकि ये वेपर्स वाटर के हैं इसलिए ये वाटर वेपर्स कहलाएंगे। यहाँ पर क्योंकि ढक्कन बंद है इसका, तो यहाँ पर ये वेपर्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। ऊपर ढक्कन लगा हुआ है इसलिए पानी बॉयल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और फाइनली क्या होगा कि ये सारे के सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पूरा का पूरा पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ज़्यादातर लोगों को यही बात पता है कि यहाँ पर एक ही फैक्टर इन्वॉल्व है, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर, यही फैक्टर इन्वॉल्व है। आसान है। अब इसका रिवर्स अगर करें तब भी हम टेम्परेचर को ही देखते हैं। आपको लिक्विड से गैशियस स्टेट में लाना था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया था। अब आपको गैशियस स्टेट से
लिक्विड स्टेट में वापस आना है तो टेम्परेचर घटा दीजिए। यहाँ पर आप बढ़ा रहे थे, इंक्रीज़ कर रहे थे, अब डिक्रीज़ करना शुरू कर दीजिए। टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि इसको ठंडा करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप इसको कूल करेंगे इसका टेम्परेचर गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और कूलिंग प्रोसेस के ऊपर फाइनली ये क्या होगा, ये जितने वेपर्स हैं सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोबारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं जानी चाहिए। ये जितना पानी वेपर्स में कन्वर्ट हुआ था ना, ठीक है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ था, सब का सब दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ज़र्रा भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने टेम्परेचर का किरदार यहाँ पे देखा कि भाई टेम्परेचर कर क्या रहा है। टेम्परेचर जो है वो फेस चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। सॉलिड है तो लिक्विड बना रहा है, लिक्विड है तो गैस बना रहा है, गैस से दोबारा लिक्विड बना रहा है, लिक्विड से दोबारा सॉलिड बना रहा है। ये 3 स्टेट्स आगे पीछे चल रही हैं। इसमें आप एक ही फैक्टर को देख रहे हैं जो है टेम्परेचर, इसको बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं और आप ये तब्दीलियाँ कर रहे हैं। एक और फैक्टर है जिसकी तरफ ध्यान आप लोगों का जाता नहीं है, वो है प्रेशर। वो है प्रेशर, इसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। देखें, प्रेशर 2 तरह के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक होता है इंटरनल प्रेशर, जो कि अंदर मौजूद चीज़ जो है वो लगाती है। यहाँ पर गैस मौजूद है तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस कंटेनर की दीवारों पे। तो ये बात जहन में रखिएगा, प्रेशर में कंफ्यूज नहीं होना। एक प्रेशर वो जो कि अंदर मौजूद चीज़ के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स जब ये जाके टकरा रहे हैं कंटेनर की दीवार से, ये है इंटरनल प्रेशर। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ इसके, इंटरनल प्रेशर। बात समझ में आ रही है? एक है एक्सटर्नल प्रेशर। इस कंटेनर के बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एटमॉस्फेयर मतलब आसान लफ्ज़ों में एयर। एयर क्या है? मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस का मजमूआ है। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? नाइट्रोजन गैस की है, 70% लगभग, 71%। उसके बाद जो है वो 28% जो है वो हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन गैस है, या 21% है। बहरहाल 79% नाइट्रोजन गैस है। हाँ, मुझे याद आ गया, 79% नाइट्रोजन गैस है, और उसके बाद 20% जो है वो ऑक्सीजन गैस है, और उसके बाद 1% जो है वो ये सब का सब मिक्सचर बाकी बचता है आपकी एयर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। इसके अलावा आपकी एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। ये सब कलेक्शन आपको मैंने बता दी है। तो इस कंटेनर के बाहर इसमें से सिर्फ एयर को ले रहा हूँ, और एयर के अंदर क्या है? आपकी गैसेस का मिक्सचर। क्या वो जो बहुत सारी गैसेस हैं इस एयर के अंदर, क्या वो मॉलिक्यूल्स से मिलके नहीं बनी? मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। क्या वो मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर से टकरा नहीं रहे? टकरा रहे हैं। तो क्या टकराने पे वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे इसके ऊपर? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, इसका बड़ा अहम किरदार है आपके फेस चेंज से, कन्वर्जन ऑफ फेस से। आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं या लिक्विड से गैस बना रहे हैं। समझ में आ गई बात? आपने एक पैरामीटर देखा सिर्फ, बस बचपन से ही, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो, नहीं भाई, प्रेशर भी है। कौन सा वाला? एक्सटर्नल प्रेशर। इसका भी बड़ा अहम किरदार है। अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है, इनका असल में पेयर बना हुआ होता है। इन दोनों का क्या है? पेयर है। फेस चेंज में इनका पेयर इन्वॉल्व है। इनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको आपने देखना पड़ेगा, उनको आपको नज़र में रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बात समझाता हूँ। जैसे कि ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें क्या मौजूद है? इसके अंदर जो है वो वाटर मौजूद है। इसमें क्या है? इसमें वाटर मौजूद है। इसकी सराउंडिंग में आपने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कंटेनर की, बोर्ड जगह थोड़ी सी बना लूँ। ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड मौजूद है, पानी मौजूद है, और ये कंटेनर भी एक और दूसरे बॉक्स में मौजूद है। ये जो दूसरा बॉक्स मौजूद है इसमें भी एयर मौजूद है, ठीक है। और एयर मौजूद है तो एयर का प्रेशर भी मौजूद है, जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कह रहे हैं। एक्सटर्नल
एक्सटर्नल प्रेशर, ये यहाँ से खुला हुआ है अभी, मतलब एनवायरनमेंट के साथ इस दूसरे वाले डब्बे का ताल्लुक़ है, ये वाला बाहर वाला डब्बा है एनवायरनमेंट के साथ है, एयर खुली मौजूद है। और यहाँ पर ये जो है वो अंदर आपने दूसरा जो कंटेनर रखा हुआ है इसको बंद किया हुआ है, इसमें पानी मौजूद है। अब क्या करेंगे, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आग लगानी पड़े आपको, टेम्परेचर बढ़ाने के या हीट देने के और बहुत सारे तरीके हैं। इलेक्ट्रिकली भी आप हीट दे सकते हैं। बहरहाल यहाँ मैंने छोटी सा ही एक मोमबत्ती बनाई है समझाने के लिए कि आप हीट दे रहे हैं। क्या होगा, जैसे ही जो है वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कन्वर्जन शुरू हो जाएगी। आपने टेम्परेचर को सिर्फ देखा है, जिस वक्त ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और ये कन्वर्जन शुरू होगी, ये लिक्विड से गैशियस स्टेट बनना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसी लम्हे जब ये टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसी लम्हे ये प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर, एयर प्रेशर, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एक दूसरा यूनिट प्रेशर का यहाँ पर लें तो 760 mm ऑफ Hg या टॉर। तो कई तरह से आप बता सकते हैं 760 टॉर या 760 mm Hg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है। तो आप भूलिए मत यहाँ पर कि आप एक पैरामीटर को ना देखें कि ये जो बॉइलिंग हो रही है, फेस चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक पैरामीटर ना देखें जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। नहीं, आप प्रेशर को भी देखें। अगर आपने इसको नहीं देखा तो फिर अभी जो होने वाला है वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एयर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको कर देते हैं बंद। एक दूसरा फ्रेश बीकर लेके आते हैं, उसमें पानी रखते हैं, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो एयर मौजूद है और इस कंटेनर के अंदर पानी मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। साथ साथ आप एक काम और करेंगे, ये जो है प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, आप इसको क्या करेंगे, इसको आप घटाएंगे। नहीं, घटाना नहीं है, बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ा लेते हैं। ये भी तो हम सपोजिशन के लिए सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अब जो है वो आप साथ साथ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो भी आप बढ़ा रहे हैं। आपने इसका प्रेशर जो है, एक्सटर्नल जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm के बजाय आपने इसको कर दिया 50 atm, 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, आपको पता है इस बात का? या तो आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे या आप एक्सटर्नल प्रेशर को घटाएंगे। दोनों जहन में बातें रखिएगा। आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे, पहले तो स्टैंडर्ड ये था आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर आपने प्रेशर जो है वो 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल इस कंटेनर के ऊपर कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला, पता है इसका नतीजा क्या निकला? 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इसके ऊपर पानी को बॉयल होना चाहिए था ना, पानी बॉयल नहीं हो रहा। आप हैरान होंगे, बोलेंगे यार ये क्या मजाक है। आपका थर्मोमीटर बता रहा है भाई इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, लेकिन बॉइलिंग शुरू ही नहीं हो रही। आप हीट दे रहे हैं, कितनी दे दी आपने? 110 डिग्री सेंटीग्रेड। 110 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी अभी भी बॉयल नहीं हो रहा। आपने क्या किया, टेम्परेचर जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, अब भी जाके बॉयल नहीं हो रहा। आपने टेम्परेचर जो है 130 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, अब जाके इसने बॉयलिंग शुरू की, अब जाके इसने बॉयलिंग शुरू की। मैंने पेयर की बात की थी कि आपको पेयर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, आपको इसको जहन में रखना पड़ेगा अगर आप फेस चेंज वाला मामला कर रहे हैं। तो फेस चेंज वाला मामला अगर आप कर रहे हैं तो आपको पेयर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर को सामने रखना पड़ेगा। अगर आप एक की वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे, दूसरी वैल्यू को भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, फेस चेंज हो जाना चाहिए था, ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाना शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? इसके लिए वजह क्या है, आपने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो था 1 एटमॉस्फेयर के बजाय आपने 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया। आपने एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको छेड़ दिया, यानी कि दोनों फैक्टर्स को आपको जहन में रखना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। क्योंकि प्रेशर में बदलाव आया है, आप 1 से इसको 50 पे लेके गए हैं। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि यार 50 से किस टेम्परेचर का कौन सा पेयर मैच करता है। आप समझ गए कि हाँ भाई, मैंने प्रेशर से छेड़छाड़ की है, एक्सटर्नल प्रेशर से मैंने छेड़छाड़ की है, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया है, 1 एटमॉस्फेरिक के बजाय 50 एटमॉस्फेरिक कर दिया है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया है। आम हालात में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था, अब नहीं हो रहा, 110 पे भी नहीं हो रहा। तो आप किस कोशिश में होंगे, आप फिर इसका पेयर बनाएंगे। आप बोलेंगे कि यार चेक करो कि किस टेम्परेचर पे जाके प्रेशर जो है वो किस टेम्परेचर पे जाके ये 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये मैच कर रहा है। आप टेम्परेचर बढ़ाते रहे 100 डिग्री से 110 पे लेके आए, 120 पे लेके आए, 130 पे जब लेके आए आप, तो जाके इसने बॉइलिंग शुरू कर दी। आपने उसी वक्त रीडिंग ले ली कि पेयर जो बना है प्रेशर और टेम्परेचर का, तो प्रेशर का कितना बना है 50 atm प्लस टेम्परेचर का कितना बना है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बना है पेयर। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो हो सकता है ये पहले बात आपने ना सुनी हो, अब आपको हैरत हो रही होगी, सर ये तो कमाल हो गया। मतलब हम तो सुनते आ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिल्कुल है भाई, लेकिन आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर में बदलाव आएगा, बॉइलिंग पॉइंट वो थोड़ी ना रहेगा, वो बदल जाएगा। और यहाँ पर आपको मतलब फेज चेंज में, और यही कमाल होगा जब ये बॉयल हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सारे वेपर्स आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, गैशियस स्टेट में ये पानी आ चुका है। इस गैशियस स्टेट को, इस वाटर वेपर को दोबारा आप जो है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दोबारा आपको एक सूटेबल पेयर चाहिए टेम्परेचर का और प्रेशर का। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात? तो साबित हुआ कि फेज चेंज में आया, लिक्विड से गैशियस हो, गैशियस से लिक्विड हो, लिक्विड से सॉलिड हो, सॉलिड से लिक्विड हो। ये जो फेज चेंज हो रहा है, इसके पीछे 2 अवामिल कार फरमा हैं, 2 पैरामीटर जो है वो काम कर रहे हैं। एक जो है वो प्रेशर और दूसरा जो है वो टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, और इसका पेयर जो है वो आपको चाहिए होता है सूटेबल। ये बात पता चल गई आपको कि एक्सटर्नल प्रेशर असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर असरअंदाज हो रहा है तो इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी बॉयल हो रहा था, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर लें? देखें ज़रा, बात को समझिएगा भाई, हो सकता है ना, प्रेशर का मामला हम देख रहे हैं ना, ये गड़बड़ कर रहा है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब चला गया, जब प्रेशर हमारे पास था कितना 50 एटमॉस्फेरिक, तो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, हम चाहते हैं यार 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय तो आप जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी बॉयल हो जाए, तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। फिर क्या करना है भाई, पहले आपने प्रेशर बढ़ाया था, अब प्रेशर घटा दीजिए। पहले 1 से आप 50 पे लेके गए थे, अब 1 से आप पीछे ले आइए, 1 एटमॉस्फेरिक के बजाय आधा एटमॉस्फेरिक ले लीजिए, पौना एटमॉस्फेरिक ले लीजिए, पॉइंट में ले लीजिए 0.20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लीजिए। अल्टीमेटली इसका असर किस पे पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, पानी का 100 के बजाय 90 पे आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि भाई आपके पैसे बचेंगे। कैसे पैसे बचेंगे? ये मोमबत्तियाँ जो है वो, या कोई भी चीज़, गैस जला रहे हैं आप या कोयला जला रहे हैं, उसी से हीट मिलेगी ना आपको, वही हीट आप इस पानी को देंगे और वो हीट लेके ये पानी जो है ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वो जो आप हीट ले रहे हैं उसके लिए हीट कहाँ से मिल रही है? जादू से थोड़ी ना मिल रही है। हीट के लिए आपको या तो गैस जलानी पड़ेगी, या कोयला जलाना पड़ेगा, या पेट्रोल जलाना पड़ेगा, या लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। वो फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप समझ लें कि 2 kg कोल जो है वो आपका कंज्यूम हो रहा है।
2 किलो कोयला आपका कंज्यूम हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हासिल करने के लिए। अगर इसका टेम्परेचर, अगर ये 90 डिग्री, ये 2 kg कोल जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो रहा है आपका। आप प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके नतीजे में 90 डिग्री हो जाता है, तो अब आपका कोयला जो है वो कितना इस्तेमाल होगा, 1.5 किलो कोयला इस्तेमाल होगा आपका, यानी कि आधा किलो कोयला बचेगा आपका, आपके पैसे बचेंगे। इस नॉलेज से आपको ये फ़ायदा हुआ। और अगर और प्रेशर बढ़ा देंगे, घटा देंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मैं इस चक्कर में नहीं जा रहा अभी, ठीक है ना, क्लियरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम प्रेशर में बदलाव लाएंगे तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट और नीचे आ सकता है, 80 पे भी ले जा सकते हैं आप, 70 पे भी ले जा सकते हैं। बात समझ आ रही है आपको? अब आगे चलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इन चारों चीज़ों को समझने के लिए आपको ये जो मैंने अभी तकरीर की है कि प्रेशर और टेम्परेचर, इनका आपस में रिलेशन है, इस रिलेशन को मत भूलिएगा। इनका आपस में ताल्लुक़ है फेस चेंज के लिए, फेस चेंज के लिए, फेस चेंज के लिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से दोबारा लिक्विड, लिक्विड से दोबारा सॉलिड। ये हो गई बात। अब उसके बाद क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको जो है वो ऐसा जो है वो मिल जाए, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की कोई ऐसी वैल्यू आपको मिल जाए, वैल्यू ऑन विच ऑल 3 states can exist? है ना हैरत अंगेज बात। आप बोलेंगे सर ये कैसे मुमकिन है? भाई ये मुमकिन है। एक पानी है, पानी ये बीकर है, इसके अंदर जो है वो पानी मौजूद है, लिक्विड, लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर है, ठीक है। आप जब इसको हीट देंगे, अब दो फैक्टर क्लियर होगा ना, टेम्परेचर और प्रेशर, इसमें बदलाव लेके आएंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो उसके बाद ये जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, और फिर आइस में भी तो कन्वर्ट हो सकता है, आइस में भी तो कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो टेम्परेचर, अब आप समझ जाइएगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, पेयर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, पेयर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का वो पेयर जिसके ऊपर, ऑन विच, जिसके ऊपर, ऑन विच ऑल 3 स्टेट्स कैन एग्जिस्ट। एक ही टाइम में एक ही चीज़ की तीनों स्टेट्स आपको नज़र आए। मिसाल के तौर पर अगर ये लिक्विड वाटर है तो इसी लिक्विड वाटर की हालत यहाँ पर, लिक्विड वाटर के अलावा आप जो है वो सॉलिड हालत भी देखेंगे, यानी कि आइस वाली शक्ल भी यहाँ देखेंगे, और इसी लिक्विड वाटर की गैस वाली शक्ल भी देखेंगे, यानी कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो गैशियस स्टेट में आपको नज़र आएगा और इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको सॉलिड स्टेट में नज़र आएगा, यानी कि आइस में नज़र आएगा। किसके ऊपर? टेम्परेचर और प्रेशर के पेयर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ऐसा पेयर आपको चाहिए टेम्परेचर एंड प्रेशर का जिसके ऊपर आपको 3 स्टेट्स मिल जाएं। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का पेयर जो है वो कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। इसी से अब हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा हमारे पास आ गया क्रिटिकल प्रेशर। इस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर यकीनन वो जो चीज़ होगी उसका कोई वॉल्यूम भी तो होगा ना। तो तीसरी जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर किसी चीज़ का क्या है, तो आप बताइए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर है उस चीज़ का
जिसमें इसकी तीनों स्टेट्स एक ही टाइम में एग्जिस्ट कर रही हों, या दो स्टेट जो है वो एक ही टाइम में एग्जिस्ट कर रही हों। दो स्टेट यहाँ पर मैं अभी सिर्फ वाटर के लिए लिक्विड और गैस को ले लेता हूँ, आसान है ना ये, लिक्विड और गैस, यानी कि वाटर जिसको हम लिक्विड वाटर कहते हैं और वाटर वेपर, वाटर वेपर। तो एक पेयर टेम्परेचर और प्रेशर का आपको और मिलेगा, एक पेयर टेम्परेचर और प्रेशर का आपको और मिलेगा, जिसके ऊपर आपको लिक्विड वाटर जो है वो गैशियस वाटर में भी नज़र आएगा उसका कुछ हिस्सा, और लिक्विड वाटर में भी उसका कुछ हिस्सा आपको नज़र आएगा। तो वो पेयर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, उसमें जो टेम्परेचर है, वो जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर वो कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, और वो प्रेशर कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर। और उस टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर वेपर स्टेट का और लिक्विड स्टेट का, उस वॉल्यूम को हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ में आ गई बात। अब पानी का ज़रा आप देख लीजिए, वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, जिस पे आपको इसकी जो है वो लिक्विड और गैशियस स्टेट एक ही जगह पे नज़र आएंगी। कुछ हिस्सा आपको गैशियस स्टेट में नज़र आएगा सैंपल का, और कुछ हिस्सा आपको लिक्विड स्टेट में नज़र आएगा। तो टेम्परेचर जो है वो है 374 डिग्री सेंटीग्रेड, 374 डिग्री सेंटीग्रेड। ये MCQs में क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़रा ध्यान लगा लीजिए यहाँ पर पानी के ख़ास तौर पर। तो ये 374 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर है, नोट्स में डाल लीजिए, ठीक है। इसी तरह प्रेशर भी, इसकी भी कोई वैल्यू होगी, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पेयर बन गया ना। इसका पेयर की जब बात कर रहा हूँ तो इस टेम्परेचर पर प्रेशर की भी तो कोई वैल्यू होगी। तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है 217 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पेयर बन गया आपका। जब टेम्परेचर और प्रेशर का ये पेयर आपको मिल जाएगा तो आप बैक वक्त देखेंगे इस जगह पर कि ये पानी जो है ये आपको लिक्विड स्टेट में भी नज़र आएगा और गैशियस स्टेट में भी नज़र आएगा। आपने इन दोनों में से किसी एक में से भी छेड़छाड़ की तो फिर ये इक्विलिब्रियम, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर प्रेशर आपने कम ज़्यादा किया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने कम ज़्यादा किया, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। टेम्परेचर और प्रेशर में से किसी एक के साथ भी छेड़छाड़ की तो ये जो दोनों स्टेट आपको बैक वक्त नज़र आ रही हैं, वेपर की भी और लिक्विड स्टेट वाटर की, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हो गई ये बात। अब ज़रा क्रिटिकल टेम्परेचर से एक चीज़ और भी आप समझ लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर से एक चीज़ और भी आप समझ लीजिए। इससे पहले हमने देखी एक चीज़ क्या, कि यार अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का आपस में ताल्लुक़ है तो क्या मज़ीद हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते? क्या मज़ीद हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते? यानी कि मैं अगर ये चाहूँ कि अगर प्रेशर में थोड़ा सा बढ़ा दूँ, देखें सोचने की बात है, टेम्परेचर को नहीं छेड़ता, प्रेशर में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जी। यही ख़ास मुद्दा है, यही ख़ास पॉइंट है क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर का, कि जब भी किसी चीज़ का क्रिटिकल टेम्परेचर आपको हासिल हो जाता है उसी वक्त आपको कोई क्रिटिकल प्रेशर भी हासिल होता है। अगर आपको लगता है कि प्रेशर आप बढ़ा के जो है यहाँ पर कोई किसी भी किस्म की टेम्परेचर में तब्दीली ले आएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप जितना भी चाहें प्रेशर बढ़ा लें, यहाँ पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने पहले पैसे बचा लिए, 100 डिग्री से आपने बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री कर लिया, ओके फ़ाइन, लेकिन इसकी है एक लिमिट, उससे ज़्यादा आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, 217 से 218 करेंगे, 219 करेंगे, 220 करेंगे, तो प्रेशर बढ़ाने से इस टेम्परेचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक डेफिनेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर की। ठीक हो गई ये बात। ये ख़ास चीज़ें हैं जिनको आपको जहन में रखना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। और कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है वो MCQ उसको जो है ना वो घुमा के रख देंगे।
अब आगे चलते हैं। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, ये कौन सा इफ़ेक्ट है? ऑब्वियस सी बात है, कोई इफ़ेक्ट है, कोई असर है। कहाँ हो रहा है, कहाँ ये असर आपको नज़र आ रहा है? जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, ये असर आपको कब नज़र आ रहा है, कैसे नज़र आ रहा है, ये कौन सा असर है और इससे होता क्या है? जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। आपके रूम में एसी लगा हुआ है, गर्मियाँ आ गई हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है एसी के अंदर से। कभी सोचा है एसी के अंदर से ठंडी ठंडी हवा क्यों आ रही है भाई? ठंडी हवा एसी में से आ रही है तो इसका मतलब हवा तो हर जगह मौजूद होती है, एसी के अंदर भी मौजूद है। हवा तो अपनी जगह बना लेती है ना, आप कुछ भी कर लें, हवा कभी भी स्पेस खाली नहीं छोड़ेगी, हवा उस जगह पर फ़ौरन आ जाएगी। ठीक है, जो खाली जगह होती है उसको वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम कहीं भी बनने नहीं देती एयर। जहाँ भी वैक्यूम बनने की कोशिश होती है, वैक्यूम मतलब वो स्पेस जहाँ कुछ नहीं है, तो एयर फ़ौरन उस जगह पर रश करती है, उसको कवर कर लेती है। आपका जो एसी लगा हुआ है इसके अंदर भी जहाँ खाली जगह आपको नज़र आएगी वहाँ एयर पहुँच जाएगी। तो एयर तो अंदर मौजूद है। अब एयर जो अंदर गई है उसका टेम्परेचर भी तो कुछ होगा। बाहर तो गर्मी लगी हुई है, ये एयर बाहर से ही आ रही है, तो ये गर्म हवा जो है वो बाहर से आ रही है, आपके एसी के अंदर आ रही है और फिर आपके एसी से आपके पास आ रही है। लेकिन आपके पास आते हुए तो ये ठंडी हो जाती है। क्या हो रहा है इसके साथ? हॉट एयर कूल एयर में कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये है मेन चीज़, यही है हमारे पास जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। करना क्या है? आपने टेम्परेचर का कमाल देखा था, आपने आपने प्रेशर का कमाल देखा था। क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ये हॉट एयर जो है, हॉट एयर, यकीनन इसका कोई टेम्परेचर भी होगा और एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा, एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर ही तो प्रोड्यूस कर रही है, तो आप इसी की बात कर रहे हैं, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा हॉट एयर है, इसका कोई टेम्परेचर भी होगा और इसका कोई प्रेशर भी होगा जो ये लगाएगी। ये बॉक्स है, इसके अंदर एयर मौजूद है, ठीक है, यहाँ से ये एयर आगे जा रही है और ये क्या है? ये दूसरा बॉक्स है। आपने एसी वालों से एक बड़ा नाम सुना होगा, कंप्रेसर, 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 सुना है ना? कंप्रेसर, कंप्रेसर, कंप्रेसर वर्ड, कंप्रेसर वर्ड कंप्रेस से निकला है और कंप्रेस का मतलब होता है चीज़ों को दबा के छोटा कर देना। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, ये कंप्रेस कर दिया, दबा के छोटा कर देना, प्रेस करके छोटा कर देना। यहाँ पर जो कंप्रेसर है ये कंप्रेस कर रहा है, किसको कर रहा है? एयर मॉलिक्यूल्स को, एयर मॉलिक्यूल्स को। और ये कैसे कंप्रेस कर रहा है? प्रेशर को इंक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके। इस कंप्रेसर के अंदर, ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि ये जो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ होता है, इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ज़रा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। तो ये कंटेनर है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन ये यहाँ से ये पूरा यहाँ तक है, ये यहाँ से पूरा ये यहाँ तक है। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है, ठीक है, मूवेबल होता है, स्लिपरी होता है। इसके ऊपर आप 1 kg वेट रखेंगे ना, 1 kg वेट इसके ढक्कन पे, तो ये क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। ये क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे जब ये आएगा तो अंदर एयर मौजूद है ना, अंदर जो गैस मौजूद है उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनको साइडों में से निकलने नहीं देगा। ये मूवेबल तो है लेकिन साइडों में जगह नहीं है कि एयर निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऊपर से यहाँ नीचे आ गया 1 kg, एयर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? कंप्रेस हो रहे हैं। ये क्या है? ये 1 kg वेट जो आपने रखा है, ये क्या है? ये भी एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सटर्नल प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, आपका दिया हुआ है, आप वज़न दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, बल्कि आपका दिया हुआ एक्सटर्नल प्रेशर है 1 kg। आपने 1 kg
का वेट और रख दिया यहाँ पर, तो ये पिस्टन और नीचे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल्स और कंप्रेस होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स और कंप्रेस होंगे। आप वज़न और बढ़ा दीजिए, 1 kg यहाँ पर और दे दीजिए, 1 kg और दे दें, 1 kg और आपने इसके ऊपर कोई 7-8 किलो का वज़न रख दिया, ये पिस्टन नीचे नीचे आके यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब जितने गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो सकते थे, कंप्रेस हो सकते थे, कंप्रेस हो सकते थे, हो चुके। अब मज़ीद वो कंप्रेस नहीं हो रहे, ठीक है। आपने ठीक ठाक प्रेशर आपने दे दिया। आपने क्या किया है, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया है। एग्जैक्टली कंप्रेसर जो है, ये जो आपके फ्रिज एसी वगैरह में लगा होता है कंप्रेसर, उसके अंदर यही तो सिस्टम होता है भाई, ठीक है। तो ये जो ये कंप्रेसर मैं बना रहा हूँ अभी, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो गर्म एयर आ रही है, गर्म हवा जो बाहर से आ रही है, हॉट एयर, ये यहाँ जा रही है और इसके बाद ये हॉट एयर क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस होने से क्या होगा, सोचा है कभी? आपने प्रेशर को बढ़ा दिया। याद रहे, ये हॉट एयर जो है, इसका अभी मौजूदा टेम्परेचर भी है और इसका मौजूदा प्रेशर भी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस हॉट एयर के ऊपर, अच्छा एयर जो है, ये भी एक टेक्निकल नुक्ता समझ लीजिए कि एयर जो है, आप सोच रहे होंगे सर एयर तो खुद एक्सटर्नल प्रेशर लगाती है, इसके ऊपर कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है? मेरी बात को ज़रा समझिएगा। कोई पूछ सकता है, बोला भाई एयर तो खुद एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के लिए इस्तेमाल होती है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप कह रहे हैं कि ये हॉट एयर जो है, इसके ऊपर भी एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, तो इसके ऊपर किस चीज़ का एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है? हवा जो है वो उसकी डेंसिटी में फ़र्क होता है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है ना, सब जगह पे एक जैसी नहीं होती। कहीं पे भारी हवा है, कहीं पे हल्की हवा है। तो जो भारी हवा है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो वो प्रेशर लगाएगी हल्की हवा पे। बात समझ आ रही है? खुद ब खुद ये काम होगा। तो भारी हवा हल्की हवा पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगी। तो इसके ऊपर भी, हॉट एयर के ऊपर भी कहीं ना कहीं सराउंडिंग में जो है वो डेंस एयर मौजूद है, जिसका वज़न ज़्यादा है और वो एक्सटर्नल प्रेशर इस हॉट एयर पे लगा रही है, ठीक है भाई। तो बहरहाल इसका टेम्परेचर भी है और इसका प्रेशर भी है हॉट एयर का। ये हॉट एयर जब यहाँ पर जा रही है, अब क्या हो रहा है, आप जो है इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस किस वजह से कर रहे हैं? आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, तो क्या एयर के मॉलिक्यूल्स जो कंप्रेस हो चुके हैं उनके ऊपर जब उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो क्या टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या एयर मॉलिक्यूल्स के? ये एयर मॉलिक्यूल्स, ये एयर जो गर्म हुई हुई है, इसी गर्म एयर को जब आप कंप्रेस करेंगे, इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे। याद है ना, मैंने दोनों बातें बताई थी, पेयर है ये टेम्परेचर और प्रेशर का। आपने इन दोनों में से किसी एक के साथ भी छेड़छाड़ की, दूसरे पे खुद ब खुद फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये कंप्रेसर जब इसको कंप्रेस करेगा एयर मॉलिक्यूल्स को, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही पिस्टन लगा होता है, जैसे ये मैंने बना के दिखाया आपको, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, और ये कंप्रेस कर देता है बिल्कुल इसको, यहाँ से ये कंप्रेस कर देता है इसको बिल्कुल। तो अब ये इस एयर, हॉट एयर की ये हालत है कि इसके ऊपर आपने एक्सटर्नल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो डेफिनेटली इसके टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा। क्या ये अब भी हॉट एयर रहेगी या फिर ये कोल्ड एयर हो जाएगी? इसका ताल्लुक अभी बताता हूँ आगे चल के। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है यहाँ एक नोज़ल लगा हुआ है, यहाँ एक नोज़ल लगा हुआ है, ठीक है, और इस नोज़ल को खोल देंगे आप। आगे एक और जो है वो मौजूद है चैम्बर, एक ये चैम्बर है जिससे हॉट एयर इन हो रही है, और ये दूसरा चैम्बर है जिसको कंप्रेसर कह रहा हूँ, इसमें हॉट एयर कंप्रेस हो रही है। और कंप्रेस्ड हालत में ये हॉट एयर जो है वो आगे जा रही है। जैसे ही यहाँ पर जाएगी, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई, यहाँ पर भी तो एयर मौजूद है ना,
देखिए मैंने कहा ये जो आखिर वाला चैम्बर है यहाँ पर भी एयर मौजूद होगी, पहले से मौजूद होगी। तो वो पहले से जो एयर मौजूद होगी तो फिर क्या होगा, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे हैं कंप्रेस्ड हालत से, अब ये देखें ये कंप्रेस्ड हालत से एक्सपेंडेड हालत में आएंगे, कंप्रेस्ड से एक्सपेंडेड हालत में आएंगे। यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है ना भाई, एक्सटर्नल प्रेशर इस वाले चैम्बर के अंदर। तो जैसे ही ये कंप्रेस्ड हालत से एक्सपेंडेड हालत में आएंगे, फैलाव वाली हालत में आएंगे, ये एयर के मॉलिक्यूल्स फैलेंगे। आपको पता है क्या होगा, इनके ऊपर प्रेशर जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, इस जगह पर प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर के कम होने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स फैलेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स फैलेंगे। और ये काम यहाँ पर भी हो चुका है। ये कंप्रेस्ड एयर जो है यहाँ पर, इसका जैसे ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया है, इसका टेम्परेचर में चेंज आया है। और यही कंप्रेस्ड एयर जब यहाँ आएगी और ये एक्सपेंड होगी, फैलेगी, सराउंडिंग में जितनी हॉटनेस है ना, जितनी हॉटनेस है, हॉटनेस जितनी गर्मी है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, उसको सक कर लेंगे, उसको जो है फ़ौरन सक कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, हॉटनेस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट जो है यहाँ का, ये क्या हो जाएगा, चिल हो जाएगा। यही होगा ना भाई, आप एक गर्म रूम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पर कोई बंदा जो है वो क्या लेके आ जाता है, बहुत सारे गीले कपड़े ले आता है। आप नोट करें, वो बहुत सारे गीले कपड़े जब लेके आएगा उस गर्म रूम के अंदर जो आप बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, सराउंडिंग की जितनी हीट होगी, क्या उन गर्म का ठंडे कपड़ों की तरफ, जो गीले कपड़े हैं, क्या उनकी तरफ नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। मतलब सराउंडिंग की हीट जो है वो गर्म कपड़े ये जो सराउंडिंग की हीट है इस रूम की, ठीक है, इसमें ये जो गीले कपड़े हैं, ये गीले कपड़े क्या करेंगे, सराउंडिंग की हीट को सक करना शुरू कर देंगे, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। आपके रूम में जितनी गर्म एयर है उसमें से गर्मी को ये गीले कपड़े एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपके सराउंडिंग की एयर जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर ये जो कंप्रेस्ड एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ से आने के बाद जब ये एक्सपेंड होंगे, फैलेंगे, तो सराउंडिंग में जितनी गर्म हवा है, उसकी जितनी गर्मी है, वो सब ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा हो जाएगा, आपकी सराउंडिंग की एयर जो है वो ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर एक सिस्टम है और यही चिल एयर जो है वो फिर यहाँ से, यही जो चिल एयर है ये यहाँ से यहाँ जाएगी। यहाँ आपका रूम है, वहाँ आप बैठे हुए हैं और आप इस ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे हैं, आप इस ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे हैं। ये जो कंप्रेस्ड एयर यहाँ आने के बाद एक्सपेंड हुई और उसके नतीजे में जो है वो सराउंडिंग की एयर जो है वो कूल हुई, तो ये क्या होगा, ये जो कंप्रेस्ड एयर है इसका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये मज़ीद गर्म हो जाएगी, मज़ीद गर्म हो जाएगी ना। यहाँ पर सराउंडिंग में तो ठंडक हो गई, सराउंडिंग की सारी गर्मी तो इन एयर मॉलिक्यूल्स ने जो नए आए हैं उन्होंने ले ली, लेकिन अब ये ख़ुद भी तो गर्म होंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, ये रिसाइकल हो जाएंगे, ये रिसाइकल हो जाएंगे, ये दोबारा इस जगह पर आएंगे, हमारे एनवायरनमेंट में निकल जाएंगे। ठीक है, आपने एसी के बाहर देखा है गर्म हवा निकल रही होती है, तो वो यही गर्म हवा होती है, और ठंडी हवा जो है वो अंदर की तरफ जा रही होती है। यही कहलाता है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप जो है वो, इसमें इसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ भी है। व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड, कि कंप्रेस्ड गैस को जब आप अलाउ करें, इजाज़त दें कि वो एक्सपेंड हो जाए, जैसे कि यहाँ हमने किया था, ये कंप्रेस्ड एयर को इस जगह पर हमने एक्सपेंड करवाया था। ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर, ये वो इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, टू अ लोअर प्रेशर, ये वो जगह है जहाँ पर प्रेशर कम है, थ्रू अ नोज़ल, ये नोज़ल ये जगह है, नोज़ल मतलब इसका मुंह, ट्यूब, उसके ज़रिए कॉज अ फॉल इन टेम्परेचर, और इससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो
उस जगह का उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। वो गर्म जगह होगी तो वो जगह ठंडी हो जाएगी, मतलब उस जगह पे जो एयर होगी वो गर्म होने के वो जो गर्म हवा होगी वो ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस गर्म हवा की गर्मी को ये नए आने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका एनवायरनमेंट इस तरह से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट की हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी। ये कहलाता है जूल थॉमसन इफेक्ट। बात समझ में आ गई आप? ठीक, अब आगे चलते हैं। आपके पास लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस है। अब इसको भी ज़रा देख लें। क्या गैसेस को हम लिक्विड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। क्या गैसेस को हम लिक्विड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वही दो टेम्परेचर है ना हमारे पास, दो पैरामीटर्स हैं ना, टेम्परेचर और प्रेशर। आप नॉर्मल जो प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर, उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। नॉर्मल प्रेशर जो आपका होता है 180 m, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पानी को ले लें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे गैस की। गैस को लिक्विड बनाना है, क्या करेंगे? आपको इसको कूल करना पड़ेगा, आपको इसको कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ठंडी होगी गैस जो है, ये फिर क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब इसका टेम्परेचर कम करने के लिए हम प्रेशर को यूज़ करेंगे। इस गैस का टेम्परेचर जो है उसको कम करने के लिए हम प्रेशर को यूज़ करेंगे। या तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे या तो हम प्रेशर घटाएंगे। उससे क्या होगा कि ये गैस जो है इसका टेम्परेचर जो है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा प्रेशर की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर में बदलाव लाएंगे प्रेशर की वजह से, प्रेशर को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, तो उसके नतीजे में गैस जो है वो आपकी ठंडी हो जाएगी। ठंडी होके वो क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिंड्स मेथड जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट को ही यूज़ करता है। लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिंड्स मेथड जूल थॉमसन इफेक्ट को यूज़ करता है। बोलता है भाई आप जो है वो कंप्रेस्ड रीजन जो है, कंप्रेस्ड एयर जो है, ये कंप्रेस्ड एयर कहाँ मौजूद है, कंप्रेस्ड रीजन में, मतलब इलाके में, रीजन यानी कि इलाका। कंप्रेस्ड एयर को आप जो है वो एक्सपेंड जब करवाएंगे, एक्सपेंड करवाएंगे तो क्या होगा, सराउंडिंग जो है कूल हो जाएगी। यही होगा ना, टू द पॉइंट और आसान लफ्ज़ों में जूल थॉमसन इफेक्ट में यही होगा ना। ये कंप्रेस्ड एयर को जब आप कंप्रेस्ड रीजन से एक्सपेंड करवाएंगे, फैलाएंगे, तो क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाएगी। इस मेथड में ये बात की जाती है कि यार ऐसा करो, सराउंडिंग को जो है वो, सराउंडिंग को एडियाबेटिक बना दो, एडियाबेटिक बना दो, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब होता है कि सराउंडिंग आपकी ऐसी हो जाए, जैसे कि ये चैम्बर है, ये एडियाबेटिक हालत में है। इसका मतलब ये है कि इसमें से ना तो हीट जो है वो हीट क्रॉस नहीं होगी, हीट जो है वो क्रॉस नहीं होगी। अगर इसके बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो गर्मी इसके अंदर नहीं आएगी, और अंदर जो चीज़ मौजूद है वो उसकी गर्मी भी बाहर नहीं जाएगी। आप हॉटनेस की नेचर को ज़रा ये जहन में रखिएगा कि हॉटनेस जो है वो एक जगह पर रुकती नहीं है, ये हमेशा हालत हरकत में रहती है। गर्मी जो है कहाँ पर, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ।
किसी जगह पर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ख़ुद ब खुद वो गर्मी जो है वो आगे हरकत करना शुरू कर देगी। किस जगह पर हरकत करेगी? जहाँ पर गर्मी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर चाय का कप गरम गरम आप लेके आए हैं, तो आपका जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर और उस चाय के कप का टेम्परेचर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाय का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है और एनवायरनमेंट जो है उसका टेम्परेचर कम है। तो मतलब आपके एनवायरनमेंट में गर्मी कम है और चाय के कप के अंदर गर्मी ज़्यादा है, तो क्या होगा? गर्मी चाय के कप से फ़ौरन एनवायरनमेंट में शामिल होना शुरू हो जाएगी, जिससे चाय जो है धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो जाएगी। गर्मी निकलना शुरू हो जाएगी चाय से, तो उसने ठंडा ही होना है ना भाई। बात समझ रहे हैं? जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक के सराउंडिंग का टेम्परेचर और उस चाय का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, तब तक हीट जो है गर्म चाय के कप से हरकत में रहेगी, सराउंडिंग में जाती रहेगी। ये नेचर है हीट की, वो ज़्यादा से कम की तरफ फ़ौरन हरकत शुरू कर देती है। अब एडियाबेटिक सिस्टम हम ऐसा बना रहे हैं जिसमें हीट जो है वो क्रॉस नहीं कर रही। अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है तो वो गर्मी अंदर आने की कोशिश करेगी, और अगर अंदर जो है वो गर्मी ज़्यादा है तो वो गर्मी बाहर जाने की कोशिश करेगी। सही बात है ना? तो ये एनवायरनमेंट के अंदर अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो ज़्यादा गर्मी अंदर नहीं आएगी, और अंदर अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा बना दिया, एडियाबेटिक सिस्टम कहलाता है, जिसमें हीट जो है वो ना तो इन होती है और ना आउट होती है। जैसे कि आपका थर्मस होता है, चाय का थर्मस होता है, उसका एनवायरनमेंट भी एडियाबेटिक होता है, इसी की वजह से चाय गर्म रहती है। अब लिंड्स मेथड लिक्विफेक्शन का ये कहता है कि जब ये कंप्रेस्ड एयर को आप एक्सपेंड कराएंगे, तो जिसकी वजह से सराउंडिंग जो आपकी कूल हो रही थी, आप ऐसा करें सराउंडिंग को जो है वो नॉर्मल कर रहे हैं। सराउंडिंग को जो है वो आप नॉर्मल कर दें, यानी कि ये जो एयर अब आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, इसका जो टेम्परेचर है और यहाँ पर जो सराउंडिंग का ये एयर यहाँ पर आएगी, और इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो सेम है। एयर का जो टेम्परेचर है जो यहाँ आ रही है, जो यहाँ आ रही है, और इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? सेम है। दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। आपको पता है क्या हो रहा था? जूल थॉमसन इफेक्ट में कंप्रेस्ड एयर को एक्सपेंड कर रहे थे तो सराउंडिंग कूल हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो एयर के मॉलिक्यूल यहाँ आने के बाद ये एक्सपेंड कर रहे थे, फैल रहे थे, एक्सपेंशन हालत में आ रहे थे, तो ये सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे। अगर सराउंडिंग की हीट जो है वो उतनी ही हो जितनी के इन मॉलिक्यूल्स की है, सराउंडिंग की हीट उतनी ही हो जितनी इन एयर मॉलिक्यूल्स की है, तो क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सपेंड तो होगी एयर, इसके मॉलिक्यूल्स फैलेंगे तो सही, उन पे प्रेशर कम तो होगा, लेकिन और उसके बाद क्या होगा? इन्होंने ठंडा भी होना है। लेकिन अब यहाँ पर सराउंडिंग में जो एयर है वो तो ऑलरेडी उसका भी टेम्परेचर सेम है, इसका भी टेम्परेचर सेम है। अब क्या करें? जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये जो कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर आ रही है, ये सराउंडिंग के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देगी, क्योंकि ये कंप्रेस्ड से एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड होने से क्या होगा? इसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा, इसका टेम्परेचर गिर जाएगा प्रेशर कम होने की वजह से, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? ठंडक। और ठंडक की वजह से क्या होगा कि सराउंडिंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडी हो जाएगी, पहले के मुकाबले में ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। लेकिन ये ठंडक जो है, क्योंकि ये सिस्टम एडियाबेटिक है, ये चिलनेस जो है वो बाहर नहीं जाएगी। चिलनेस या ठंडक जो है वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि सिस्टम एडियाबेटिक है। अब पीछे से ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है जहाँ से कंप्रेस्ड एयर जा रही है और यहाँ एक्सपेंड हो रही है, ठंडक बढ़ रही है, एयर जा रही है, ठंडक बढ़ रही है, एयर जा रही है, ठंडक बढ़ रही है। तो इतना ठंडा हो जाएगा ये चैम्बर, फाइनली इतना ठंडा हो जाएगा कि इसके अंदर जो गैस होगी ना, वो क्या होगी? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता है ना कि गैस को अगर ठंडा किया जाए मुसलसल मुसलसल मुसलसल, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो गैस जो है
वो गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इतनी ठंडक का इजाफा हो जाएगा कि फाइनली ये जो आपकी गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस जगह पर लिक्विड पड़ा हुआ नज़र आएगा बाकायदा। ऑक्सीजन गैस है वो लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी गैसेस हैं वो सब लिक्विड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है वो जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आपकी गैसेस को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ आ गई? अच्छा, यहाँ एक ख़ास नुक्ता ये जो फ़र्क रखता है, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के अंदर जो एनवायरनमेंट ठंडा हो रहा था, एनवायरनमेंट में जो एयर ठंडी हो रही थी वो एयर बाहर निकल रही थी, याद है ना आपको। यहाँ आपने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ये एडियाबेटिक सिस्टम बना रखा है, ठंडक बाहर नहीं जाएगी, ठंडक बढ़ेगी तो, लेकिन वो ठंडक यहीं रहेगी और उसी ठंडक का असर इन गैसेस पर पड़ेगा और फाइनली ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है भाई। When a gas is allowed to expand in adiabatic closed system from a region of higher pressure to a region of extremely lower pressure, the liquefaction of air or any gas takes place। ठीक है भाई, ये भी आपका टॉपिक हो गया। इसके बाद भी मैंने आपको समझा दिया था लिक्विड एयर और उसके यूजेस क्या क्या हैं। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं मेरे ख्याल में, ये आप ख़ुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसके अंदर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा जो है वो हम पार्ट 12 के अंदर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, प्रॉब्लम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।